सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं भारत में राज्य राजनीति का विकास कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं, आपने थंबनेल देखा वीडियो का, इस पूरी बुक का नाम ही भारतीय राज्य राजनीतिक है और फर्स्ट यूनिट का नाम भी यही है। सो इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी टर्म एंड में अपने एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं। सो नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को उसका इंट्रो लिखना है, परिचय लिखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो साथ ही साथ इस यूनिट से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सिंपली इस तरीके से बनेगा। ये पार्ट 1 है इस पूरे के पूरे यूनिट का। जैसे यहाँ पर लिखा है राज्य राजनीति का ये 50 से 60 का दशक, तो ऐसे ही आपसे 60 से 80 तक का या फिर 90 से लेकर अब तक का आपसे दशक पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आज ये पार्ट 1 है। सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ इसका क्या परिचय है। इस पूरी की पूरी यूनिट में, इस पूरी की पूरी इकाई में आपको भारत में जो राज्य राजनीति है उसका विकास किस तरीके से हुआ है इससे परिचित कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हमें ये पूरा का पूरा इसका विश्लेषण नहीं करती। विश्लेषण करने का मतलब ये है कि ये पूरी यूनिट जो है आपको एकदम डीप से नहीं बताने वाली। ये जो पूरी यूनिट है ये आपको बिल्कुल डीप से नहीं बताने वाली कि भाई आपको ये चीज़ पढ़नी है या ये चीज़ पढ़नी। बस आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मली पेपर में पॉइंट ही लिखने हैं। इस बीच में इतनी सारी घटनाएं, अगर आप एक एक करके सबका जिक्र करने लग जाएंगे बिल्कुल डीप से तो वो रह जाएगा। इसीलिए इसमें हम ये बताएंगे कि 1950 के दशक से और 60 के दशक तक कैसे भारत की जो राजनीति है उसका प्रतिमान जो है वो बदलता गया है। इसमें हम क्षेत्रीय मुद्दों को भी शामिल करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल करेंगे और ऐसे जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनको भी शामिल करेंगे। सो गाइस, चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भाई भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि भाई विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाने के कारण क्या है कि भाई भारत में हम ये भी पाते हैं कि भाई अलग अलग जो स्टेट होंगे उनकी अलग अलग डिमांड्स रहती है, लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने संतुलन बनाने का काम किया है तो वह है केंद्र ने। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे आज़ादी के बाद के 2 दशकों में जो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी की जो राजनीति है वो केंद्र के प्रभाव में ही अंकुरित रही। यानी जैसा केंद्र चाहती थी वैसा ही उन राज्यों ने करा भी, और उनको करना भी पड़ा, क्योंकि ये पूरे के पूरे भारत की सोवरेनिटी और भारत की एकता का सवाल था। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे सभी राज्यों का केंद्र के प्रति अनुशासन भी हमें इस काल के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसके आगे के काल की बात करते हैं तो हर एक राज्य अपनी अपनी डिमांड करना शुरू कर देता है, और अपनी अपनी डिमांड करने के कारण हम देखेंगे आगे के जो इसमें पार्ट्स होंगे वीडियोस के, तो उसके अंदर आप बहुत सारी नई नई डिमांड्स के बारे में सुनेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे इस काल के अंदर, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर, यानी 1950 से 60 के दशक के बीच में, इस समय एक तो नेहरू जी का आदर्श था और दूसरा जो कांग्रेस की है उनकी विचारधारा इस पर कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति पर हावी रही। जैसा कांग्रेस पार्टी चाहती थी, जैसा नेहरू की आदर्श विचारधारा चाहती थी, वैसा ही हमें पूरा यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगली चीज़ आप देखेंगे कि भाई जो भारतीय राजनीति है इसमें केंद्र सरकार का मुख्य दबदबा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि भाई राज्यों को अच्छी तरीके से काम कर सके, इसके लिए केंद्र क्या करती है, हर एक राज्य में दिशा निर्देशक देने के लिए हर एक राज्य में अपना एक मोहरा छोड़ती है। मोहरा छोड़ने का मतलब है राज्यपाल से। तो वो राज्यपाल कहीं ना कहीं क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। और स्पेशली अब की बात करें हम, क्योंकि वो जब की बात है जब उस समय तो स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी ज़्यादातर और केंद्र में तो थी। जब हम 1960 से 50 के दशक के बीच की बात कर रहे हैं, दोनों के टाइम पीरियड के बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बार बढ़ भी जाती है और स्टेट और केंद्र के बीच में इसी कारण से कई बार तनाव भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र में और बहुत से राज्यों में अगर सत्ता किसी के हाथ में थी, वो कौन सी पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो राज्यों में सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व कौन करती थी, कांग्रेस पार्टी। यानी कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति,
के लोग नहीं थे, ये अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग कस्बों से यहाँ पर लोग आते थे और सबका यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में ही कुछ स्वार्थी गुट भी थे जिन्होंने आगे चलकर क्या किया, अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आएगा आगे चौधरी चरण सिंह का। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं हम देखें तो राज्यपाल क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार से देश की राष्ट्रपति, जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे एक राज्य का अगर हम हेड की बात करें तो वैसे ही एक हेड राज्यपाल होता है। आज़ादी के बाद ही हम देखते हैं कुछ वर्षों के भीतर ही अब यहाँ पर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं वहाँ की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पर एक तो मिज़ो के आंदोलन और दूसरे नागा के आंदोलन, विद्रोह भड़क उठे। इसके बारे में अगली यूनिट के बारे में हम अगले में बात करेंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमें क्या दिखता है कि भाई वहाँ पर जनमत मोर्चा आंदोलन शुरू हो गया कि जम्मू कश्मीर, इसके चक्कर में हमने देखा पाकिस्तान ने भी अपना दावा किया। वहाँ की बहुत सी जनता ऐसी भी है जो भारत के साथ नहीं रहना चाहती या रहना चाहती है, वो अपने आप को अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी राज्य के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पे कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। रामुलु के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने किस तरीके से अपने भूख हड़ताल पर, अपने राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे रहे थे और उन्होंने आगे चल के अपना जो प्राण है उसको भी उन्होंने त्याग दिया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में हमें दिखता है कि जो समाजवादी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पे स्ट्रांग होने लग जाती है इसी टेन्योवर में। और साथ ही साथ भारत में कुछ और नई पार्टियां हैं, उनका लगातार प्रभुत्व बढ़ने लगता है। जैसे पंजाब में अकाली दल का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। और इन सभी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो किसका, समाजवादी पार्टियों का और साथ ही साथ भारतीय जनसंघ जो है इनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में आरपीआई के नेतृत्व में कई दलित आंदोलन चले। अब महाराष्ट्र के अंदर आपने दलित पैंथर का नाम तो सुना ही होगा, 1972 के टाइम पे ये पूरी तरीके से फैल भी गया था। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भाई यूपी की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, इस पर कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ थी वो कमज़ोर होने लगी थी। यहाँ पर जो एक तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर जो ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म का या जातियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ती है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही थी। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक, साथ ही साथ ऐसे जनसंघ, ये सब भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को बढ़ा रहे थे। और इसी समय कुछ और आंदोलन चल रहे थे, जैसे गोरक्षा आंदोलन हिंदी भाषा प्रसार के लिए। तो ये सब आंदोलन हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्या है, आपको ये सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं इसमें आपको डीप से नहीं बताया गया है यहाँ पर कि भाई गोरक्षा आंदोलन किसने चलाया गया है, लेकिन इस समय के मुद्दे क्या थे आपको वो सारे के सारे याद रखने। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे तमिलनाडु में आंदोलन हो जाते हैं क्योंकि जब उन पर हिंदी भाषा थोपी जा रही थी। सो नाउ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ ही इसी काल में कुछ कांग्रेस के स्वार्थी नेता थे जिसके बारे में मैंने बात बताई थी। तो उन्होंने अपने क्या किए थे, सामाजिक आधार तैयार किए और आगे चल के अपनी खुद अलग पार्टियां भी बनाई उन्होंने, और आगे वो एक अच्छी राजनीति में भूमिका भी निभाते हैं। इसमें से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे, इसका तो वैसे बुरा परिणाम भी हुआ और अच्छा परिणाम भी हुआ। बुरा परिणाम ये हुआ कि भाई जो राजनीतिक पार्टी में ऐसे स्वार्थ की भावनाएं जगने लगी कि भाई अगर आप लोग अपनी पार्टी की नीति से खुश नहीं तो आप अपनी पार्टी को त्याग कर दूसरी पार्टी बना ले। दूसरी चीज़ यहाँ पर पार्टी के प्रति अनुशासन नहीं रहा, एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चौधरी चरण सिंह जी का है। तो इनका सबसे सटीक उदाहरण है। और ये क्या है, इन्होंने अपनी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो चेंज भी कर ली थी। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के भीतर ही अपना पहले ही आधार इन्होंने तैयार कर लिया था। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट इसका ये रह जाता है आप लोगों के लिए कि भाई इस जगह पर बहुत ज़्यादा गुटबाजियाँ और लड़ाइयाँ होने लगी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भाई कांग्रेस का विभाजन हो गया। आगे चल के आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस के अंदर, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, यानी सिंडिकेट कांग्रेस और इंडिकेट। आगे चल के आप ये ज़रूर पढ़ेंगे इसके अंदर। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा तो आपने 1969 का राष्ट्रपति पद का चुनाव ज़रूर पढ़ा होगा, जो एन संजीव रेड्डी और साथ ही साथ में वीवी गिरी जी के बीच में लड़ा गया था। सो गाइज
इस पूरे के पूरे देखेंगे हम कई ये इसी का इम्पैक्ट था कि भाई गुटबाजियाँ होने लगी थी, लड़ाइयाँ होने लगी थी, जो नेता थे वो स्वार्थी बनने लगे थे। और इसी के कारण क्या है 1967 के चुनाव में हमें कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार का भी सामना करना पड़ता है, हमें ये भी देखने को मिलता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को इस 1950 से 1960 के बीच में भारतीय राज्य राजनीति में क्या प्रमुख मुद्दे थे आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी पार्ट्स आएंगे जो और भी मुद्दे आप बात करेंगे, जैसे 1970 से कौन से मुद्दे शुरू होते हैं और 1990 तक कौन से मुद्दे रहते हैं, ये क्वेश्चन अगला बनेगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके नोट्स बनाते रहिए इसी तरीके से। सो गाइस ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मिनटों तक वीडियो शेयर करें और मिलते हैं गाइस हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।